फ्रेंड्स नमस्कार। तो चलिए उसको उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जो पार्ट 1 में हम लोग जहाँ पे एंड किए थे, उसके आगे से हम लोग वहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। इस्तेमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इस्तेमरारी बंदोबस्त, तो यहाँ पे देखते हैं लॉर्ड वेलेजली, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डफरिन। तो राइट आंसर आप देख सकते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू किया था। आइए देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 ईस्वी को अस्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तेमरारी या जमींदारी बंदोबस्त को लागू किया था और इसके अंतर्गत जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया। इसके अंतर्गत जमींदार अपने क्षेत्रों से भू राजस्व की वसूली का 1/11वां भाग अपने पास रखता था तथा शेष 10/11वां भाग कंपनी के पास जमा करता था। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 19% क्षेत्र आता था और यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू हुआ करती थी। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व से बंदोबस्त से संबंधित थे? तो सर टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। सर टॉमस मुनरो कर्नल रीड को रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे सर टॉमस मुनरो और कर्नल रीड को रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता था। इस व्यवस्था में भूमि पर खेती करने वाला भूमि का स्वामी होता था। तो देख सकते हैं जो रैयतवाड़ी व्यवस्था होती है, इसमें जिस भूमि पर जो भी खेती करता था किसान, वह भूमि का स्वामी होता था, जो सरकार को भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी था। सर्वप्रथम कर्नल रीड ने 1792 ईस्वी में मद्रास व बारामहल क्षेत्र में लागू किया था। तो यह प्रथा सर्वप्रथम मद्रास के बारामहल क्षेत्र में लागू हुआ था और भू राजस्व संबंधी आरंभिक प्रयोगों के पश्चात 1820 ईस्वी में इसे मद्रास, बम्बई एवं असम के अधिकांश भागों में लागू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में ब्रिटिश भारत का 51% क्षेत्र शामिल था। महलवाड़ी व्यवस्था को किस क्षेत्र में लागू किया गया था? तो महलवाड़ी व्यवस्था को पंजाब में लागू किया गया था। महलवाड़ी व्यवस्था का सूत्रपात सर्वप्रथम हाल्ट मैकेंजी द्वारा किया गया था और इस व्यवस्था में भूमि कर की इकाई कृषक का खेत नहीं बल्कि ग्राम अथवा महाल होता था। ग्राम के लोग सम्मिलित रूप से भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी होते थे। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब आदि क्षेत्र शामिल थे। महलवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्रों पर लागू थी और 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड द्वारा पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया था। पंजियों मतलब रजिस्टर्स का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? तो सर सैयद अहमद खान नौरोजी साहब के धन के निष्कासन सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। तो इनका क्या मानना है देखते हैं। तो सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान थे और उनका मानना था कि अंग्रेजों के सहयोग से भारत में मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी। अतः वे दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे। सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने 1875 में किया था और उसी को 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाने लगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। तो दादा भाई नौरोजी ने भारत की गरीबी के लिए ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को उत्तरदायी माना। भारतीय धन के बहिर्गमन की ओर से लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने ही किया। कालांतर में दादा भाई नौरोजी ने अपने कुछ निबंधात्मक लेखों जैसे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और दी वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया 1870 में लिखा गया, इसके द्वारा धन के निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या की गई। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना, तो इसका सही आंसर होगा 1839 ईस्वी।
तो 1833 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम था, उसके द्वारा इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति का परिणाम था यह। जो 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम था, किसका परिणाम था? तो इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति का परिणाम था। इस अधिनियम के द्वारा चाय और चीन के साथ व्यापार करने का कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। भारत में प्रथम चाय बागान असम में 1835 ईस्वी में लगाया गया और यहाँ उत्पादित चाय को लंदन में बेचा गया। जब कंपनी का चाय उत्पादन का प्रयोग सफल रहा, तब कंपनी ने अपने चाय बागान का आवंटन व्यक्तिगत कंपनियों को कर दिया। इन कंपनियों में सबसे पहली जो कंपनी थी, वो असम चाय कंपनी थी, जिसकी स्थापना 1839 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल थे, वो सी राजगोपालचारी थे। भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी। तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी को राजा जी के नाम से भी जाने जाते थे और वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वे दक्षिण भारत में कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में मद्रास प्रांत के प्रधानमंत्री भी चुने गए थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल थे, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया और उसने 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अनुसार आदेशानुसार बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की। तो यहाँ से भी प्रश्न उठते हैं कि द्वैध शासन में बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल को नियुक्त किया गया था। और सरकारी खजाने का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था? तो सबसे अधिक समय तक लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय रहा था। उपर्युक्त वायसरायों में से सर्वाधिक समय तक लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक था और यह भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय था। इसी के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। कर्जन ने एक सिंचाई आयोग तथा पुलिस आयोग का भी गठन किया था। तो आपको बता दें, जो बंगाल का विभाजन था, बंगाल के विभाजन के रूप में के डेट पर ही बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था और रक्षाबंधन दिवस के रूप में भी रविन्द्रनाथ टैगोर के सलाह के अनुसार मनाया गया था और जन एकता दिवस भी बंगाल विभाजन के दिन ही मनाया गया था, उसी के अवसर पर। तो यहाँ पे देखते हैं, कर्जन ने एक सिंचाई आयोग तथा पुलिस आयोग का भी गठन किया था और रेलवे का सर्वाधिक विकास भी इसी के काल में हुआ था। भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाला वायसराय लॉर्ड लिलिथगो था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया, कब किया गया था? तो 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 1858 ईस्वी में घोषित किया गया। 1 जनवरी 1877 ईस्वी में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में इन्हें कैसरे हिंद एम्परर ऑफ इंडिया की उपाधि प्रदान की गई। इसमें सम्राज्ञी द्वारा घोषणा किया गया कि स्थानीय राजाओं के अधिकारों, गौरव तथा सम्मान को वह अपने सम्मान के बराबर ही मानती हैं। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। उसके शासनकाल में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था और 15 जुलाई को वह बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 2 स्वतंत्र राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बर्नहम, सर हरकोर्ट बटलर ने। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग ने 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। इस उद्घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अधिकार ब्रिटिश सम्राट को
दे दिया गया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दी गई। राजाओं को उनके उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को मान्यता दे दी गई थी तथा लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो कब्र है वो गाजीपुर में स्थित है, वो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसे भारत में स्थानीय बंदोबस्त, पुलिस व्यवस्था एवं सिविल सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का अस्थायी बंदोबस्त तथा पुलिस व्यवस्था एवं सिविल सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। उसने कर एवं न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी और यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया था? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने रेल यात्रा भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। देख सकते हैं यहाँ पे भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन, आधुनिक शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, वहां से थाड़े के मध्य चलाई गई थी। इस रेल यात्रा का प्रारंभ एवं प्रबंधन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। रेलों के निर्माण और विकास के लिए निजी कंपनियों को मुफ्त भूमि दी गई और उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर 5% ब्याज दिया गया। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत में रेलवे, विद्युत तार, डाक सुधार और चार्ल्स वुड डिस्पैच यानी उच्च शिक्षा के जो जुड़ी थी चार्ल्स वुड का डिस्पैच, ये सब भी लागू किया गया। जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, तब किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो लॉर्ड वेलेजली राइट आंसर होगा लॉर्ड वेलेजली ने। तो 1797 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली भारत की ओर से अग्रसर हुआ। भारत में सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड वेलेजली द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिशों के प्रभुत्व को स्थापित करना था। वेलेजली ने 1799 ईस्वी में मेहदी हसन को तथा 1800 ईस्वी में जॉन मैल्कम को बहुमूल्य उपहारों के साथ ईरान के शाह के दरबार में भेजा। तो 1800 ईस्वी में नेपोलियन के आक्रमण को रोकने के लिए जनरल बेयर्ड के अधीन एक सेना मिस्र भेजी गई, किंतु इससे पूर्व ही नेपोलियन आत्मसमर्पण कर चुका था तथा यह सेना वापस लौट आई थी। किस वायसराय की हत्या, यहाँ पे देखेंगे, किस वायसराय की हत्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण कर रहे थे एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई थी? लॉर्ड मेवो की हत्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में जब वो घूम रहे थे वहां पे, तो एक दंडित अपराधी द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी लॉर्ड मेवो की। तो लॉर्ड मेवो एकमात्र ऐसा वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल के दौरान एक अफगानी शेर अली, जो वर्ष 1872 में अंडमान निकोबार में कर दिया था। इसके कार्यकाल में कृषि विभाग 1872 ईस्वी में की स्थापना की गई तथा एवं भारत की जो प्रथम जनगणना थी 1872 में, इसकी भी शुरुआत लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो आंग्ल नेपाल का युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 ईस्वी से 1816 ईस्वी के मध्य हुआ था, जिसमें लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप सुगौली की संधि, देखेंगे नए नए संधि जो यहाँ पे दिख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होते हैं, क्योंकि वही आजकल जो क्वेश्चन एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं ये इसके डिस्क्रिप्शन से ही पूछे जाते हैं। तो सुगौली की संधि कब हुई थी? तो 1816 में हुआ था और नेपाल के द्वारा इस संधि के अनुसार गढ़वाल, कुमायूं, शिमला, रानीखेत एवं नैनीताल आदि क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए गए थे और इसका सबसे बड़ा लाभ गोरखों को अंग्रेजी सेना में भर्ती होना था। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा को भारत में समाप्त किया था। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो जो 1872 से 44 तक गवर्नर जनरल रहा, इसने 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया था। इसके कार्यकाल को कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल भी कहा जाता है। इसके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक के कार्यकाल में तृतीय तथा अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध आरंभ हुआ।
इस युद्ध में पूना के अंग्रेज रेजिडेंट एल्फिंस्टन ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को मराठों के पद की प्रधानता त्यागने पर विवश किया। इसके परिणामस्वरूप 13 जून 1817 ईस्वी को पूना की संधि हुई। तो पूना की संधि कब हुई? तो 13 जून 1817 ईस्वी को हुई थी तथा बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के समीप बिठूर में भेज दिया गया। निम्नलिखित में से अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो राइट आंसर होगा जेम्स आउटरम। जेम्स आउटरम इसका राइट आंसर होगा। 1854 ईस्वी में जेम्स आउटरम में 1854 में अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। 1856 ईस्वी में अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर किया गया। इस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था जो विद्रोहियों के हाथों मारा गया था। भारत में जो भारत में स्थानीय स्वशासन है वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो भारत में स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। 1880 से 84 में जो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल था। इसके अनेक सुधारात्मक कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन की शुरुआत थी। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड बनाए गए तथा जिलों में तहसील बोर्ड जिला उपविभाग बनाने की योजना बनाई गई। नगर में नगरपालिका का गठन किया गया। इन संस्थानों में गैर सरकारी सदस्यों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की गई। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था जिसने 1829 ईस्वी के नियम 17 द्वारा विधवाओं के सती होने को प्रतिबंधित कर दिया था। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू था, तत्पश्चात इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। लॉर्ड बेलेजली कंपनी को सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था। इसकी यह साम्राज्यवादी योजना सहायक संधि के रूप में सामने आई। इसके अंतर्गत जिन रियासतों से संधि की जाती थी वे रियासतें ब्रिटिश मध्यस्थता से अपनी विदेशी एवं सैन्य नीति का संचालन नहीं कर सकती थी। इंदौर के होलकर द्वारा सहायक संधि स्वीकार नहीं की गई थी। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। लॉर्ड हार्डिंग 1910 ईस्वी में भारत के वायसराय बने। हार्डिंग के समय 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसी आयोजन के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो इसका सन पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे 1911 में जो भारत की राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली की गई थी। यहाँ पे देख सकते हैं 1911 में जॉर्ज पंचम के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसी आयोजन के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली की गई थी। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन। सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन। तो इसने वर्ष 1899 में सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग, वर्ष 1901 में सर कॉलिन मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग तथा 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया। इसी के शासनकाल में सहकारी उदार समिति अधिनियम 1902 में पारित किया गया तथा वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1802 की ईस्वी की वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो वसीन की संधि की जो हस्ताक्षर हुए थे वो अंग्रेजों तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुए थे। अंग्रेजों तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य 31 दिसंबर 1802 को वसीन की संधि ट्रीटी ऑफ वसीन संपन्न हुई। इस सहायक संधि के तहत पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा ब्रिटिश रेजिडेंट रखना एवं 26 लाख रुपए अंग्रेजों को देना स्वीकार किया गया। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी तो लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर में थी। तो शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध रणजीत सिंह ने सन 1799 में लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने 1802 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया था। इस प्रकार पंजाब को राजनैतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उसके अधीन आ गई। 12 अप्रैल 1801 को रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि धारण की। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था तो
श्रीनगर, रणजीत सिंह के राज्य में श्रीनगर सम्मिलित था। तो महाराजा रणजीत सिंह सिखों के सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। ये बहुत पूछा जाता है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुकरचकिया मिसल से संबंधित कौन थे? तो महाराजा रणजीत सिंह। इन्होंने 1801 से 39 ईस्वी तक भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित सिख साम्राज्य का नेतृत्व किया। रणजीत सिंह ने विभिन्न सैन्य अभियानों एवं संधियों के माध्यम से सिख साम्राज्य का विस्तार किया। इनके साम्राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र जैसे लाहौर, अमृतसर, अटक, मुल्तान, बारी दोआब, पेशावर, श्रीनगर एवं कश्मीर इनके राज्य के अंतर्गत शामिल थे। सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दिलीप सिंह सिख राज्य का अंतिम शासक थे। रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। इन्हें 1843 ईस्वी में 5 वर्ष की आयु में अपनी मां रानी जिंदन कौर के संरक्षण में राज सिंहासन पर बैठाया गया। इनके शासनकाल में प्रथम सिख युद्ध 1846 ईस्वी में हुआ। दिलीप सिंह का निधन 23 अक्टूबर 1893 ईस्वी को पेरिस फ्रांस में हुआ। इन्होंने सिख धर्म त्याग कर ईसाई धर्म को अपनाया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि महाराजा दिलीप सिंह ने सिख धर्म को त्याग कर ईसाई धर्म को भी अपना लिया था। अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो ऑप्शन देखते हैं। अमृतसर की संधि 1825 ईस्वी में, 1809 में, 1848 में, 1844 में। तो इसका राइट आंसर देखते हैं सही क्या होगा। तो 1809 ईस्वी में इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा 1809 ईस्वी, तो यहाँ पे देखते हैं 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। यह संधि भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो के प्रतिनिधि चार्ल्स मेटकाफ एवं महाराजा रणजीत सिंह के मध्य हुई थी। इस संधि के तहत सतलज नदी को दोनों राज्यों सिख एवं ब्रिटिश की सीमा मान लिया गया। लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी गई तथा सतलज के पूर्व स्थित रियासतें अंग्रेजों के संरक्षण में आ गई थी। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो श्रीरंगपट्टनम को टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाया था। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को जो कर्नाटक में है उसको अपनी राजधानी बनाया। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध मैसूर सेना की कमान संभाली। उसने आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत की और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। तो ये भी इंपॉर्टेंट रखेंगे, स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में लगाया था जो कर्नाटक में स्थित है। और साथ ही फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। इसने विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हुए मॉरीशस, काबुल, अरब तथा कुस्तुनतुनिया आदि देशों में आधुनिक दूतावासों की स्थापना की। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? संधि तो इसका राइट आंसर टीपू सुल्तान के साथ। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ किया था। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि 18 मार्च 1792 को अंग्रेजों तथा टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी। यह संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम था जिसमें अंग्रेजों, मराठों तथा हैदराबाद के निजाम की संयुक्त सेना ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। इस संधि के अनुसार पेशवा को तुंगभद्रा नदी तक क्षेत्र का, हैदराबाद के निजाम को कुड़प्पा तथा गंडीकोटा के दुर्ग तथा कृष्णा व पेन्नार नदी के मध्य का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हुआ था। तो 4 मई 1799 को 48 वर्ष की आयु में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के साथ ही मैसूर की जो स्वतंत्रता के इतिहास के गौरवशाली अध्याय का समापन हो गया। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर के रूप में जाना जाता है। बक्सर तथा मैसूर के चतुर्थ युद्ध को जीतकर भारतीय राजनीति पर अंग्रेजों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अंग्रेजों को पंजाब विजय के संदर्भ में विचार कीजिए। 1845 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ और खालसा की हार के साथ युद्ध समाप्त हुआ। पंजाब पर जिस समय अंग्रेजों का कब्जा हुआ उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। 1848 ईस्वी में पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध कई विद्रोह हुए और उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो कथन सही है उपर्युक्त सभी, यानी कि उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 ईस्वी के पश्चात पंजाब अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया, परंतु दिलीप सिंह गद्दी पर बने रहे। 1848 ईस्वी में पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध कई विद्रोह हुए और उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ।
इस युद्ध में पंजाब की सेना पराजित हुई एवं पंजाब को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली थी? तो यह कहा था महाराजा रणजीत सिंह ने। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। चेचक रोग स्मॉल पॉक्स के कारण उनकी बाईं आंख की रोशनी चली गई थी। रणजीत सिंह सिखों के 12 मिसलों में से एक सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। उन्होंने 1797 ईस्वी में रावी एवं चिनाब के प्रदेशों के प्रशासन का कार्यभार संभाला था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी तक, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो चौथा यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था और यह युद्ध 4 अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरल्स्ट था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी तक चला। यह युद्ध मार्च 1784 में मंगलोर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। यह पूछा जा सकता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ, तो यह मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। और जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था यह मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। तो आप लोग लिख लेंगे तो और बेटर होगा। यहाँ पे देखते हैं, इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला। यह युद्ध 1792 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। तो याद रखेंगे, जो पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वह मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वह किसके द्वारा समाप्त हुआ था, तो वह देख सकते हैं मैंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तीसरा यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा, और चौथा चौथा देखते हैं कब हुआ, इस समय जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था और यह निर्णायक युद्ध था जिसमें मैसूर की हार हुई थी। कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया उसमें शामिल थे, तो उसमें कौन शामिल थे, अंग्रेज, निजाम और मराठा शामिल थे। कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था उसमें अंग्रेज, निजाम और मराठा तीनों शामिल थे। कॉर्नवालिस ने जून 1790 में मराठों के साथ तथा 4 जुलाई 1790 को निजाम के साथ मैत्री संधि पर हस्ताक्षर कर दोनों को सैन्य सहयोग करने के लिए बाध्य किया। इस संधि को त्रिगुट संधि कहा जाता है। मद्रास का गवर्नर कौन था जिसने टीपू सुल्तान के साथ मंगलोर की संधि की थी? लॉर्ड मैकार्टने। लॉर्ड मैकार्टने इसका राइट आंसर होगा। तो टीपू सुल्तान के साथ मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मद्रास का गवर्नर लॉर्ड मैकार्टने था। द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84 1784 ईस्वी की मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी जैकोबिन क्लब का सदस्य बना तथा अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी स्वतंत्रता का प्रतीक एक वृक्ष लगाया। तो चलिए एक बार यहाँ पे एक नज़र डालते हैं। महत्वपूर्ण एक्ट एवं कानून जो है यहाँ से देखते हैं। कानून एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में उस समय गवर्नर जनरल किसके काल में हुआ था, तो वारेन हेस्टिंग्स के। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इस समय भी वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल या वायसराय थे। तो चार्टर एक्ट 1813 लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में। सती प्रथा निषेध कानून 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। चार्टर एक्ट 1833 लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। चार्टर एक्ट 1853 चार्टर एक्ट 1853 लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लॉर्ड कैनिंग। भारत सरकार अधिनियम 1858 भारत सरकार अधिनियम 1858 लॉर्ड कैनिंग के समय। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत परिषद अधिनियम 1861 के समय भी वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे।
सम्मति आयोग अधिनियम 1891 के समय लॉर्ड लेंसडाउन भी थे, इनके शासनकाल में अधिनियम हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लॉर्ड लेंसडाउन के समय में। मिंटो मार्ले अधिनियम 1909, यह भी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, यह भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। साइमन कमीशन 1927 लॉर्ड इरविन के समय में। शारदा अधिनियम 1930, यह भी लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। अगस्त प्रस्ताव 1940 नील लिथगो के समय में। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 लिलिथगो के समय में। बेवेल योजना 1945 लॉर्ड बेवेल के समय में। कैबिनेट मिशन योजना 1946 लॉर्ड बेवेल के समय में। माउंटबेटन योजना 1947 लॉर्ड माउंटबेटन के गवर्नर जनरल काल में हुआ था। गवर्नर जनरल महत्वपूर्ण तथ्य। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, यह भी वारेन हेस्टिंग्स। तो देखेंगे ध्यान से कि जो बंगाल का अगर प्रथम गवर्नर पूछा जाए तो प्रथम क्लाइव, जो पहले क्लाइव थे, प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल के क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो जब जनरल जुड़ जाए तो अभी वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम और बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग ही था। तो मतलब बंगाल का अंतिम गवर्नर के बाद जब नामकरण चेंज हुआ, जब नाम चेंज हुआ, तो उस समय वारेन हेस्टिंग को पोस्ट से नहीं हटाया गया था, बस उनका पोस्ट बदल दिया गया था। तो भी अंतिम गवर्नर पूछे तो वारेन हेस्टिंग्स, प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो भी वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये भी विलियम बेंटिक। यहाँ पे देखेंगे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। और भारत का, अब यहाँ पे बंगाल को अब हटा करके पूरे भारत का जोड़ा गया है, तो यहाँ से बंगाल का जो पोस्ट है उसको हटा करके भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो उस समय पोस्ट पर कौन था? तो विलियम बेंटिक था। तो इसलिए विलियम बेंटिक का जो पोस्ट था वो नहीं हटाया गया विलियम बेंटिक को वहाँ से, बस नाम बदल दिया गया था, बंगाल की जगह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कर दिया गया। जबकि यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जो कंपनी शासन के अंतर्गत था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। प्रमुख व्यक्ति एवं उनकी उपाधि। तो यहाँ पे देखेंगे महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। दोस्तों इसको ध्यान से देखेंगे, जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो खुद एक महात्मा की तरह दिखते थे, तो जो महात्मा की तरह दिखते थे उन्हीं ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दे दिया था। तो राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस एक नव युवक थे, उस समय सुभाष चंद्र बोस नए खून था, उन्होंने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता का संबोधन किया था। गुरुदेव, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी खुद अपने आप में गुरु हैं, तो उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से संबोधित किया था। सरदार, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। तो बारदौली के सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल ने सरदार की भूमिका निभाई थी, इसलिए बारदौली की महिलाओं ने इन्हें सरदार के नाम से उपाधि दे दी। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दिया था। तो आपको बता दें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इन्हें बिहार का महात्मा गांधी भी कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए देश रत्न की उपाधि किसे दिया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया था। विवेकानंद, विवेकानंद स्वामी विवेकानंद खेतड़ी के महाराजा ने विवेकानंद की उपाधि दिया था। राजा, राजा राममोहन राय, अकबर द्वितीय ने, ये पूछा जाता है कि राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। कायदे आजम की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने दिया था। और अर्धनग्न फकीर, ये महात्मा गांधी को कहा जाता है, किसने बोला था? विंस्टन चर्चिल ने, क्योंकि एक ही धोती में रहते थे, इसलिए विंस्टन चर्चिल ने इन्हें कहा था अर्धनग्न फकीर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान था। मुर्शीद कुली खान। तो बंगाल के स्वतंत्र राज्य का जो संस्थापक था वो मुर्शीद कुली खान था। इसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था। तो इस लाइन से क्वेश्चन बनते हैं कि ढाका से मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी किसने स्थानांतरित किया था? तो मुर्शीद कुली खान ने किया था। मुर्शीद कुली खां को सर्वप्रथम 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर नियुक्त किया गया। निम्नलिखित में से किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हुई? तो प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हुई थी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना का प्रारंभ माना जाता है। यह युद्ध बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ था और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और उनका बंगाल पर अधिकार हो गया। इस विजय से ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापक वाणिज्यिक अधिकार प्राप्त हुए, जिनसे अर्जित किए गए लाभों से उनकी सैन्य एवं राजनीतिक शक्तियों में निरंतर वृद्धि हुई और भविष्य में बंगाल से बाहर राजनीतिक प्रभुत्व के विस्तार की पृष्ठभूमि तैयार हुई। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? तो रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। इसने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया, जिसे वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा था। किसने कहा था? विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर। मीर जाफर बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के मध्य लड़ा गया। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी के विरुद्ध लड़ रही थी, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। बक्सर युद्ध के पश्चात भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हुई। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो चिलियांवाला का युद्ध। देखेंगे, चिलियांवाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे, खुर्जा का युद्ध निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो राइट आंसर हो जाएगा वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो चिलियांवाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 ईस्वी को अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुआ था और खुर्जा का युद्ध 1765 ईस्वी में निजाम और मराठों के मध्य हुआ था। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के मध्य तथा बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेज कैप्टन हेक्टर मुनरो के मध्य हुआ था। सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो कलकत्ता शहर पर। सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर कलकत्ता पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर कलकत्ता पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रखा। वह उसके प्रबंधन का कार्य अपने एक अधिकारी माणिक चंद्र को सौंप दिया। ब्लैक होल घटना का विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है। वह कौन था? तो वह हालवेल था। जो ब्लैक होल घटना का विवरण हमें हालवेल से प्राप्त होता है। ब्लैक होल घटना का विवरण हालवेल नामक अंग्रेज सैन्य अधिकारी से प्राप्त होता है। यह घटना 20 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता में हुई थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 18 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंच चौड़े कमरे में 146 अंग्रेज कैदियों को बंद कर दिया था, जिसमें से अगली सुबह केवल 23 लोग ही जीवित बचे थे। इसे काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है। मुर्शीद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो अभी हमने देखा मुर्शिदाबाद। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, जिसे मकसूदाबाद
के नाम से भी जाना जाता था, स्थानांतरित की गई। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने उसे नासिर जंग की उपाधि से विभूषित किया था। मुर्शिद कुली खां को दक्षिण भारत का टोडरमल भी कहा जाता है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर के लिए स्थानांतरित किया। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली। उसने वहां पर गोला बारूद निर्माण करने का कारखाना स्थापित किया तथा अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति को प्रशिक्षित किया। 1760 से 63 ईस्वी तक मीर कासिम बंगाल का नवाब था। 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इसके पश्चात बक्सर का युद्ध हुआ। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? फर्रुखसियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी की संरक्षणता स्वीकार करनी पड़ी तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। कंपनी द्वारा अवध के नवाब को कड़ा एवं मानिकपुर ले लिया गया और उसे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अपने फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से प्रदान कर दी। इसके पश्चात कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। 18वीं सदी में, तो इसका आंसर जो हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 11वें प्रश्न पर। 18वीं सदी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी पद्धति या द्वैध शासन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था। पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर दबाव का नियंत्रण था। प्रशासन का दायित्व कंपनी और उसके अधिकारियों पर था। उपयुक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं, बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। आइए देखते हैं, द्वैध शासन के अंतर्गत निजामत, सुरक्षा व्यवस्था या पुलिस प्रशासन, आंतरिक प्रशासन, फौजदारी, न्याय एवं अन्य समस्त प्रशासन का अधिकार नवाब को दे दिया गया, जबकि दीवानी राजस्व वसूली एवं दीवानी न्याय के अधिकार कंपनी के पास थे। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान बंगाल में मोहम्मद रजा खान एवं बिहार में सिताब राय को नियुक्त किया। वर्ष 1765 में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान किए जाने के बाद अंग्रेज सर्वप्रथम किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो राइट आंसर होगा खासी। खासी जनजाति के संपर्क में अंग्रेज सर्वप्रथम आए थे। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेजों ने सिलहट, बंगाल से जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों को जोड़ने के उद्देश्य से सड़कों का निर्माण प्रारंभ किया, परंतु इस क्षेत्र में निवास करने वाली खासी जनजाति के द्वारा तीरथ सिंह के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया और इस प्रकार अंग्रेज सर्वप्रथम खासी पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे। वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया? तो सही आंसर होगा 1498 ईस्वी में। तो वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट, केरल में बंदरगाह पर पहुंचा। यह एक पुर्तगाली यात्री था। इसने भारत यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। तो केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? तो यह किया था वास्को डी गामा ने। कालीकट के तत्कालीन हिंदू शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? अकबर। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय 31 दिसंबर 1600 को लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे शाही चार्टर द्वारा 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया गया। इसका आरंभिक उद्देश्य भूभाग पर अधिकार करना नहीं बल्कि व्यापार करना था। कंपनी के गठन के समय भारत का शासक मुगल बादशाह अकबर था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था।
अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया। इस विजय के पश्चात भारत में पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व एवं पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई, जबकि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो आइए देखते हैं वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहाँ से आया था? पुर्तगाल से। कोलंबस देखेंगे, कोलंबस आया था स्पेन से। तस्मान तस्मान आपका हॉलैंड से। और जेम्स कुक ये ब्रिटेन से। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा कूट में। बी होगा। तो बी का मतलब 2143। तो 2143। तो 21 का मतलब वास्को डी गामा पुर्तगाल, कोलंबस स्पेन, उसके बाद आपका तस्मान हॉलैंड से, जेम्स कुक ब्रिटेन से। तो इसका राइट आंसर होगा 2143। तो आइए देखते हैं कैप्टन जेम्स कुक ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मान हॉलैंड से था, ने न्यूजीलैंड की खोज की थी। वास्को डी गामा पुर्तगाल का समुद्री यात्री था। कोलंबस स्पेन का निवासी था। इसने अमेरिका में स्पेनिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी। मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख कौन था, जिसने मुगल सम्राट फारुखसियर से शाही फरमान प्राप्त किया था? जॉन सरमन ने। जॉन सरमन के नेतृत्व में 1715 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली में मुगल शासक फर्रुखसियर के दरबार में एक दूत मंडल भेजा गया। इस दूत मंडल में एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन नामक चिकित्सक और ख्वाजा सेहूद नामक एक आर्मीनियाई द्विभाषी शामिल था। चिकित्सक हैमिल्टन ने फर्रुखसियर को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई, जिसने प्रसन्न होकर 1717 ईस्वी में बादशाह ने एक शाही फरमान जारी किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? तो भूभाग नहीं व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आरंभिक नारा था भूभाग नहीं व्यापार था। तो भूभाग नहीं व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था, स्लोगन था उसका। और अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली व्यापारी कारखाना 1613 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में सूरत में स्थापित किया। तो अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला व्यापारी कारखाना किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में अपना पहला व्यापारिक खाना 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर नामक स्थान पर स्थापित किया था। दक्षिण भारत में पहला कारखाना 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर अस्थायी तौर पर स्थापित किया। विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पत्तनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? तो सही आंसर होगा जहांगीर। 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आए थे। वे मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में मुगलों के पत्तनों में व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे। हॉकिंस से प्रसन्न होकर जहांगीर ने 400 का मनसब तथा जागीर प्रदान किया। ऐसा पद प्राप्त करने वाला विलियम हॉकिंस प्रथम ब्रिटिश व्यक्ति था। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की थी। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कोलबर्ट को। निम्नलिखित में से कोलबर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो कोलबर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुईस 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रैंको कैरो के प्रयास से सूरत में 1668 में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारी केंद्र स्थापित हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो यहाँ पे देखते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया और राजगद्दी का युद्ध, कर्नाटक की राजगद्दी का विवाद, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है। तो देखेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध के होने का तत्कालिक कारण कुछ फ्रांसीसी जहाजों का और एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन वर्नेट के द्वारा अधिग्रहण कर लेना था। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अड्यार नदी पर स्थित सेंट टोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यह युद्ध एक्स ला शॉपेल
किस संधि से समाप्त हुआ था? तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। नेक्स्ट 10 देखते हैं। डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? तो डचों ने बंगाल में पिपली कारखाना स्थापित किया था। 1627 ईस्वी में डचों की बंगाल में प्रथम कंपनी पिपली में स्थापित हुई। इनका मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों से व्यापार करना था। सन 1653 में चिनसुरा में डचों द्वारा अपनी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई, जिसके पश्चात बंगाल में डचों के व्यापार में विस्तार हुआ। यहाँ पर डचों द्वारा निर्मित दुर्ग गुस्तावुल फोर्ट के नाम से जाना जाता है। 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी? तो चाय यहाँ पे यूरोप को निर्यात की जाने वाली वस्तु नहीं थी। 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को चाय का निर्यात नहीं किया जाता था। मसाले, सूती वस्त्र, नील 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं थी। नील की खेती अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई प्रथम व्यापारिक कार्य था। भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसी चुनौतियों का अंत किस युद्ध से हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध इसका सही आंसर होगा। तो 22 जनवरी 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को पूरी तरह से पराजित कर दिया। इससे फ्रांसीसियों का भारत में प्रभाव समाप्त हो गया और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट तथा फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। 17 फरवरी 1763 को पेरिस की संधि के साथ ही सातवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप लाली को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। इस प्रकार भारत में तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध समाप्त हुआ। तो दोस्तों ये रहा पार्ट 2, जो पार्ट 2 समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहे तो आप टेलीग्राम पे बेशक पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आइए हमारे घर पे पकौड़ी खाते हैं अच्छे से गरम गरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।